पुराने क्लास लास्ट क्लास में हमने आपको चैप्टर इवोल्यूशन एंड करा दिया था। ठीक है, चैप्टर में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, प्रमाण बताए थे, कुछ सिद्धांत थे जो कि सभी लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डेविड का उत्परिवर्तनवाद, ये सारे सिद्धांत थे जो कि हमने आपको डिस्कस कराए थे। ठीक है, उसमें हार्डी-वीलर का नियम भी था। ठीक है, और जो परिवर्तनवाद था वो भी था। उसके बाद हमने आपको जो मानव वंश किस तरीके से बढ़ा, कपि वंश, मानव वंश, उसमें कौन कौन सी और उपजातियाँ आई, वो सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कराया था। और जो आधुनिक मानव था, प्रागैतिहासिक मानव था, वर्तमान मानव था, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कराई थी। ठीक है, चैप्टर एंड हो चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम आपको डिस्कस करा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मीन्स इन शॉर्ट वे में हम बताते हैं आपको। ठीक है, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट जो है, जो उत्परिवर्तन, जो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में, ठीक है, रासायनिक विकास के फलस्वरूप मानव जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एक जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वो सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कि A.I. ओपेरी। ठीक है, A.I. ओपेरी, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अपना वाद प्रस्तुत किया था, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि जीवों का विकास या जीवों का उद्विकास किस तरीके से हुआ था। ठीक है, तो उसके जो जनक हम कह सकते हैं कि जनक उनके कौन थे? A.I. ओपेरी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बताएं तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आधुनिक मानव का निकटतम जो संबंधी है, ठीक है, जो हमारा अर्लियर मैन है, ठीक है, जो मॉडर्न मैन है, उसके जो निकटतम संबंधी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चिंपैंजी से संबंधित होते हैं। ठीक है, वो किससे संबंधित है? चिंपैंजी से। ठीक है, आधुनिक मानव है वो किससे संबंधित है? चिंपैंजी से। ठीक, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है वो अगर हम कहें कि जो हमने लेमार्कवाद आपको बताया था, ठीक है, लेमार्कवाद में उन्होंने अपना सारा विवरण दिया था। किसमें दिया था? एक उन्होंने बुक थी उनकी, फिलॉसफी जूलॉजी। ठीक है, तो फिलॉसफी जूलॉजी जो पुस्तक थी वो किसकी थी? लेमार्कवाद। ठीक है, या लेमार्क फिलॉसफी जूलॉजी। ठीक, ये बुक का नाम है जिसके रचयिता जो थे या जनक कौन थे? लेमार्क थे। ठीक है, लेमार्क ने इसको लिखा हुआ था और इसमें पूरा अपना विवरण दिया था किस तरीके से जीवों का विकास होता है, कैसे उनमें बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किस तरीके से अंगों का उपयोग होता है, किस तरीके से अगर कोई भी अंग यूज नहीं होते हैं तो किस तरीके से विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने उदाहरण भी प्रस्तुत किया था जिराफ का और सर्प का। ठीक है, दो उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्राकृतिक चयनवाद जो था, ठीक है, जो प्राकृतिक चयनवाद था या नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है, क्या है? नेचुरल सेलेक्शन, या हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है, ये किसने प्रस्तुत किया था? तो एक साइंटिस्ट थे डार्विन। ठीक, डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसमें बताया क्या गया था कि जो भी चयन होता है, मतलब प्रकृति के अनुरूप ही सारी क्रियाएं होती हैं, प्रकृति ही सब चीज़ करती है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताया था। हमने आपको पूरी डिटेल ये सारी चीज़ें चैप्टर्स में हम बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है, ठीक है, जिसमें मतलब क्या है? जीवाश्म जो होते हैं, फॉसिल्स क्या होते हैं? जो कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ? पृथ्वी पर उथल पुथल हुई और जो पेड़ पौधे थे या जीव जंतु थे वो किसी कारणवश क्या हुआ? पृथ्वी के नीचे दब गए। ठीक है, और उसको ही अब जीवाश्म के रूप में निकाला जाता है या देखा जाता है। ठीक है, तो जो जीवाश्मों का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, वो क्या कहलाता है? पेलियोन्टोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है? पेलियोन्टोलॉजी। पेलियोन्टोलॉजी। ठीक है, ये क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, या जीवाश्मों का अध्ययन जो होता है वो इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो एक साइंटिस्ट थे, हेकल। ठीक है, हेकल एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत
प्रतिपादित किया था। पुनरावृत्ति मतलब दोबारा कोई भी चीज़ हो सकना, ठीक है, वो क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी, ठीक है, हमने आपको जब प्रमाण बता रहे थे तो संयोजक कड़ियों से विकास के प्रमाण में हमने बहुत सारे संयोजक कड़ी आपको लिखवाई थी, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो चीज़ अभी हम बता रहे हैं, सरीसृप और पक्षी, ठीक है। सरीसृप मतलब होता है रेंगने वाले और पक्षी मतलब जो उड़ते हैं, ठीक है। तो सरीसृप और पक्षी के बीच की जो कड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है, आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक, आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इसके पास लक्षण थे। कैसे लक्षण थे, कुछ लक्षण ऐसे थे जो सरीसृप के समान थे और कुछ लक्षण ऐसे थे जो कि पक्षियों के समान थे, मतलब वो उड़ भी सकते थे और सरीसृपों के समान वो रेंग कर भी चल सकते थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम और भी हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी उसमें संयोजक कड़ियों में, ठीक, जैसे अगर हम कहें पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कौन सी है, तो पौधों और जंतुओं के बीच की जो कड़ी होती है वो क्या कहलाती है, जो यूग्लिना है, ठीक है। यूग्लिना क्या है, एक प्रोटोजोन से संबंधित है, एक प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है, ठीक है, जिसे यूग्लिना कहा जाता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, ठीक है वो जंतु लेकिन उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसी कारण वो क्या करते हैं, अपना भोजन जो करते हैं स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो निएंडरथल मानव है, ठीक है। अभी हमने जितने भी मानव थे अभी हमने जस्ट 2-3 क्लास पहले हमने आपको क्लियर कराया था, है ना, जो निएंडरथल मानव है, ठीक है, वो क्या है, जो मनुष्य है, ठीक है, उसी के पूर्वज है, ठीक है, वास्तविक मानव कहलाते हैं। जो निएंडरथल मानव है, निएंडरथल जो मैन है, मानव है, वो क्या है, जो आधुनिक मानव है या वर्तमान मानव के मानव ही कहलाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वर्तमान मानव, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से ही जो आधुनिक मानव या वर्तमान मानव की उत्पत्ति हुई यही निएंडरथल मानव से ही हुई, ठीक है। मीन्स इसी के बाद किसका हुआ था निर्माण, क्रो-मैग्नन मानव का हुआ था। और क्रो-मैग्नन मानव जो थे, क्रो-मैग्नन मानव में क्या थे, जो उनमें नाम था वो होमो इरेक्टस हो गया था, लेकिन जब आधुनिक मानव और वर्तमान मानव है तो वहाँ पास होमो सेपियंस कर दिया गया था उसका नाम, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि निएंडरथल मानव जो है वो वर्तमान मानव की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कहें तो चिड़ियों के पंख और घोड़े की जो अगली टांगे होती हैं वो समजातता का उदाहरण है, ठीक है। चिड़ियों के जो पंख हैं, ठीक है, और जो घोड़े की अगली टांगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम कार्य के अनुरूप देखें, वैसे अगर हम देखें तो उनके पैर हैं और चिड़ियों के क्या है, पंख हैं, तो दोनों में क्या है, असमानताएं हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कार्य की बात करें तो दोनों क्या है, सहायक होते हैं एक ही काम करने में, इसीलिए वो समजातता या होमोलोगस कहलाते हैं, ठीक है, या होमोकैमी भी कह सकते हैं इसको, इसीलिए ये समजातता की श्रेणी में रखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो मछलियों के पंख होते हैं और वेल के चप्पू जो होते हैं वो समरूप कहलाते हैं, ठीक है। मीन्स मछलियों के जो पंख होते हैं मीन्स जिससे वो स्विम करती हैं, तैरती हैं, और जो वेल होती है, क्योंकि वेल क्या है, एक बड़ा प्राणी है, सबसे बड़ा प्राणी है इस पृथ्वी का, है ना, ठीक, तो उसके जो जिस तरीके से वो क्या करती है, स्विम करती है, ठीक है, तो दोनों में क्या है, पंख है, ठीक है, लेकिन यहाँ उसको पंख कहा जाता है, वहाँ उसको क्या कहा जाता है, चप्पू कहा जाता है वेल में, ठीक है। तो ये क्या करती है, दोनों समरूप नहीं हैं, समरूपता नहीं दर्शाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, समरूप क्या करते हैं, ये समरूप है, ठीक है, समरूप है, समरूपता दर्शाती है, ठीक है, और समृद्धि नहीं कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो बिग बैंग जो परिकल्पना थी वो किसने की, लेमेत्रे ने किया था, A.P. लेमेत्रे, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी हमने जब ये चैप्टर आपको स्टार्ट कराया था तो उसमें हमने बिग बैंग थ्योरी हमने स्टार्ट कराई थी, ठीक है, यहीं से हमने स्टार्ट कराया था ये चैप्टर, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे A.B. लेमेत्रे, ठीक है, लेमेत्रे, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी, किसके संबंध में दी थी, विकास के संबंध में दी थी, क्योंकि किस तरीके से पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, क्या कारण था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आता है मानव का जो उद्भव है वो प्लीस्टोसीन युग में हुआ था,
ठीक है। जो मानव का उद्भव है, ठीक, मानव का जो उद्भव है वो किसमें हुआ था? प्लीस्टोसीन, एक क्या था, एरा था, युग था या महाकल्प था जिसमें हुआ था, ठीक है। तो उसमें प्लीस्टोसीन युग में क्या हुआ था? इनका उद्भव हुआ था, मतलब विकास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत जो था, ठीक है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत वो किसने दिया था? वीजमान, एक साइंटिस्ट थे वीजमान, जिन्होंने बताया था जनन द्रव्य की निरंतरता के सिद्धांत में। और इसका विरोध वीजमान ने विरोध किसका किया था? लैमार्कवाद का किया था, क्योंकि लैमार्कवाद के कुछ ऐसे भी पॉइंट्स थे जो कि सही साबित नहीं हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? वीजमान ने विरोध किया था लैमार्क का और अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे हम क्या कहते हैं? जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, ठीक है, वो किसकी है? डार्विन की है, ठीक है। एक बुक का नाम है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था? डार्विन, ठीक है। तो ये डार्विन की है। और इसी में एक और पुस्तक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अगर है तो वो डार्विन की है, लेकिन अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ठीक है, तो वो एक साइंटिस्ट थे ओपेरिन, ठीक। तो ओपेरिन की ये बुक है, ठीक है। इन्होंने अपना सिद्धांत इसमें प्रस्तुत किया था और डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में अपना सिद्धांत पूरी डिटेल इसमें प्रस्तुत करी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अवशेषी अंग जो होते हैं मनुष्य में, अवशेषी अंग कौन कौन से होते हैं ये हमने आपको बताया था, ठीक है। तो मनुष्य में जो अवशेषी अंग होते हैं वो अग्रदाढ़ जो होती है, ठीक है, अग्रदाढ़, ठीक, पुच्छकशेरुकाएं या मनुष्य में जो पूंछ पाई जाती है, पहले क्या था? मनुष्य में पूंछ पाई जाती थी, ठीक है, लेकिन उसका धीरे धीरे प्रयोग ना होने के कारण, ठीक है, उसका प्रयोग धीरे धीरे ना होने के कारण वो क्या हुआ? धीरे धीरे लुप्त हो गए, ठीक है। और क्या है? कर्ण पल्लव की पेशियां, कर्ण पल्लव की पेशियां, ठीक, और निमेषक पटल, निमेषक पटल, ठीक है। ये क्या है? मनुष्य के कुछ अवशेषी अंग हैं, ठीक है, जो पहले थे लेकिन किसी कारणवश ये लुप्त हो गए। किसी कारणवश क्या मीन्स इनका यूज क्या हुआ? धीरे धीरे नहीं होता गया या ये उपयोग में नहीं आए, ठीक है, जिसका धीरे धीरे नाश होता गया और अंत में क्या हो गया? ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए, ठीक है। अगर अच्छा एग्जाम्पल कहें तो एक अगर हम पुच्छकशेरुकाएं की बात करें तो पहले मनुष्यों में पूंछ हुआ करती थी, लेकिन उस पूंछ का कोई भी उपयोग ना होने के कारण वो धीरे धीरे क्या हुई? समाप्त हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आर्थ्रोपोडा और एनीलिडा के बीच की कड़ी, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। आर्थ्रोपोडा और एनीलिडा के बीच की कड़ी क्या है? पेरिपेटस है, ठीक। तो संयोजक कड़ी जो हमने आपको पहले भी बता दिया है, वो संयोजक कड़ी में एमसीक्यू में बहुत आता है और एक ये अवशेषी अंग वाला, ठीक है, ये एमसीक्यू में आपको जरूर मिलेगा फाइनल में, ठीक है, जब फाइनल एग्जाम होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक अवशेषी अंग क्या होते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स वाला जो हमने बताया वो, और उसके बाद संयोजक कड़ी, ठीक है। इनमें से आपको 2 नंबर का जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम ऑप्शनल टाइप दिया जाएगा, हो सकता है कि 2 में 2 दिए हो और पूछ रहा हो, ठीक है। तो उसमें आपको अगर सही लगाया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर आप गलती हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे नेग्रॉइड, मंगोलाइड और ऑस्ट्रेलाइड है, ठीक है। ये क्या है? आधुनिक मानव की प्रमुख जातियां होती है, ठीक है। आधुनिक मानव की प्रमुख जो जातियां हैं वो कौन कौन सी है? जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ही अभी बताया है, एक कॉकेसाइड थी, निग्रोइड थी, ठीक है, और मंगोलाइड थी और ऑस्ट्रेलाइड थी, ठीक है। ये सारी जातियां क्या है? आधुनिक मानव की प्रमुख जातियां हैं या उपजातियां हैं या प्रजातियां कह सकते हैं, ठीक है, जो स्पीसीज होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मिलर का प्रयोग हमने आपको बताया था, उसमें जो कौन कौन सी गैसेस विद्यमान थी और उनका रेशियो क्या था,
ये क्वेश्चन भी आता है बहुत, और मिलर का प्रयोग तो आपको 3 नंबर में मिल ही जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिलर का प्रयोग, तो एकदम इजी है, बस आपको समझ लेना है। वीडियो बताया, अगर ना समझ में आए तो एक बार और उसको देखिएगा, बिल्कुल इजी है, आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम इजी है। ठीक, तो इसमें जो गैसेस थी वो हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन। ठीक है, ये गैसेस विद्यमान थी मिलर के प्रयोग में, और इनका जो रेशियो था वो रेशियो 1:2:1:2 का रेशियो था। ठीक है, तो 2:1:2 का 2:1:2 का रेशियो था। ठीक, ये मिलर के प्रयोग में, जिसमें हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और कुछ मात्रा में वाटर भी था, क्योंकि वाटर को बॉयल करा गया था, उसके बाद ही ये सारी रिएक्शंस हुई थी, है ना। ठीक है, उसके बाद ही बहुत सारे एसिड्स बने थे, एस्टेरॉइड्स बने थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डार्विन की फिंचे। ठीक है, अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। ठीक है, डार्विन की फिंचे क्या है, ये हमने एक क्वेश्चन आपको दे चुके हैं। ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। डार्विन की फिंचे क्या है? उदाहरण है किसका? अनुकूली विकिरण का। ठीक है, डार्विन की फिंचे क्या है? एक उदाहरण है अनुकूली विकिरण का। ठीक, इसके बाद मानव जैव विकास का जो क्रम है, अब मानव जैव विकास का क्रम भी ये एक बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सबसे पहले कैसे, किस तरीके से जो हमारा आधुनिक मानव था उसका विकास हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले जो है वो रामापिथेकस है। ठीक है, रामापिथेकस। ठीक, रामापिथेकस से क्या हुआ? होमो हैबिलस, होमो हैबिलस का विकास हुआ। ठीक है, ये क्या है? जो मानव का विकास क्रम है, किस तरीके से विकास होता गया धीरे धीरे, तब जाके एक आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई थी, या वर्तमान मानव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या था? रामापिथेकस है, उसके बाद होमो हैबिलस, और होमो हैबिलस के बाद जो हमारे आए वो कौन आए? होमो सेपियंस है। ठीक है, इस तरीके से था। ठीक है, उसके अंतर्गत देखिए बहुत सारी चीजें थी, निएंडरथल मानव थे, क्रो-मैग्नन मानव थे, है ना, ये सारी चीजें थी उसमें। लेकिन अगर हम विकास की बात करें, क्रम कहे, तो केवल क्रम में बस इतना आएगा, रामापिथेकस, उसके बाद जो हमारा होमो हैबिलस है, और लास्ट में हमारा जो है वो होमो सेपियंस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं। आप लोग इसको भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बता रहे हैं आपको, इनमें से कम 2 पॉइंट जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, फाइनल पेपर की बात कर रहा हूँ। ठीक, ओके, हैव अ गुड डे।